हेलो एवरीवन। लीजिए हम फिर से आ गए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि हम लोग अब आगे कंटिन्यूअसली अपने चैप्टर को लेकर के चलते रहेंगे और हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल और इसमें हमने जो है आपको कुछ क्वेश्चन एग्जांपल्स आपको क्लियर कराए थे और उसके बेसिस पे अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज 3.1 की तरफ हम बढ़ेंगे। हालांकि एक आध क्वेश्चन मैंने 3.1 का आपको पहले भी बता दिया है अपने प्रीवियस वीडियो में और इस वीडियो में हम फिर से आगे की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम ये कहना चाहेंगे कि स्टार्ट तो हम करेंगे लेकिन उससे पहले अभी आज डेट है 4th of March 2026 and it is the most important day because of क्योंकि आज जो है हमारे देश में होली का पर्व मनाया जा रहा है और इस होली में रंगों के त्योहार में सबके घरों में खुशियां और खुशियों के साथ साथ जो रंगों का उत्सव है और जो मिठाइयों की खुशबू है चल रही है अच्छे से सबके घरों में आज खुशबू आ रही है। सब होली का त्योहार मजे से खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर आ रही है कि अगर हम होली खेल रहे हैं तो होली के साथ साथ मेरा ये कहना है कि आज होली है और कल और परसों फिर आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स हैं। ठीक है, आप होली खेलिए, होली खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति का एक अंग है और उस संस्कृति को लेकर के हमको चलना ही होगा। बट इस संस्कृति के साथ साथ हम अपनी तैयारी को किस तरीके से मैनेज करें ताकि हमारा प्रिपरेशन गड़बड़ ना हो, इस पे भी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे हम वीडियोज में चलेंगे और वीडियो में ही आगे हम इस पे भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि और बेल आइकॉन प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, और आपका हमारा साथ बना रहे ताकि हम जो है आपको कंटिन्यूअसली अपनी चीजें प्रोवाइड करते रहें, आपके स्टडी मटेरियल को देते रहें। चलिए तो अब हम स्टार्ट करेंगे आरोह एंड एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस में। उस बैनर तले आज हम फिर से आ गए हैं लेकर के क्या, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। और हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। यानी एक मैथमेटिक क्विज हो रहा था जिसमें 10 बच्चों ने, क्लास 10 के 10 बच्चों ने, 10th क्लास के 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, हम जियोग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं तो इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। आपको क्या बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए आज अभी हम यहां पे इक्वेशन फॉर्म करते हैं। हमारा इक्वेशन कैसे बनता है, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखिए केस 1 क्या है। केस 1 आपके पास है, केस 1 इज इट, केस 1 है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 यानी यहां पे सबसे पहले हम सपोज करेंगे या लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x and the number of girls be y। ओके, अब हमको ये बताया गया है कि पूरे क्लास 10 में जो बच्चे हैं उनका नंबर कितना है, टोटल ऑफ नंबर कितने हैं, टोटल स्टूडेंट 10 है। यहां पे बोला गया है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 10। तो हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा केस 1 क्या दे रहा है कि x प्लस y बराबर क्या होगा 10। इक्वेशन फर्स्ट आपको मिल गया। ओके, नाउ व्हाट इज द सेकेंड कंडीशन। कंडीशन सेकेंड क्या है, सेकेंड कंडीशन ये है कि ये तो हमने बना लिया, इतने का हमारा बन गया कि x प्लस वाई बराबर 10।
अब to part in a mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys, यानी the number of girls is 4 more than the boys, यानी केस 2 में हम क्या लिखेंगे या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या होगा सेकंड कंडीशन कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स मीन्स y इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4, यानी 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो गर्ल्स के नंबर के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स कि y इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज हमने कितना सपोज किया है x और ये 4, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक है, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं। ओके, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम एक्चुअल में हमको ग्राफिकल मेथड से करना है, ग्राफ बनाना है, तो हम सबसे पहले इसके प्लॉटिंग पॉइंट्स को निकालेंगे। अब प्लॉटिंग पॉइंट्स क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 10 है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या बनेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 10 देन y बराबर 10 माइनस x, ये आपका बना। अब इसके लिए हम बॉक्स बनाते हैं। अच्छा, हम ये y बराबर x या y के कंडीशन में क्यों लेते हैं, एक्चुअल में आप जब आगे पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि किसी भी लाइन की इक्वेशन जो होती है, इक्वेशन जो होती है क्या होती है, वो हमेशा स्लोप पे डिपेंड करती है, क्योंकि जब हम ग्राफ खींचते हैं तो उसमें स्लोप क्या होगा, तो स्लोप जो फॉर्म होता है, स्लोप वाला फॉर्म जो होता है वो y बराबर mx प्लस c के फॉर्मेट में होता है, यानी इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है y बराबर mx प्लस c होता है, जहां m क्या शो करता है, m शो करता है ग्राफ का स्लोप, कितने एंगल पे वो लाइन इंक्लाइंड हो रही है या झुकते हुए जा रही है, ये चीजें। तो इसलिए हम इसको हमेशा इस फॉर्मेट में लेते हैं जनरली। और अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं है अभी, एक्चुअल में ये आगे की चीज है, तो आप जो है इसको सपोज करके कि हमको y और x के रिलेशन से प्लॉटिंग पॉइंट्स निकालना है, तो हम y के फॉर्मेट में बना लेते हैं। ओके, तो चलिए अब यहां पे हमने यहां पे क्या कर लिया, x बना लिया और इसको y बना लिया। नाउ अगर हमने यहां x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 10 मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ओके, x की वैल्यू हमने 2 रखी तो y की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 8 मिलेगी। x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू 7 मिलेगी। x की वैल्यू 4 रखी तो हमको 6 मिलेगी। ठीक है, हम अपने मन से अपने तरीके से पॉइंट प्लॉट करने के लिए नंबर यूज कर सकते हैं, बस हमको ये ध्यान रखना है कि नंबर कहीं पर भी ऐसे ना हो जो पॉइंट में आए या होल नंबर में ना हो, होल नंबर में होने चाहिए। अगर होल नंबर में नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, उसके हिसाब से ग्राफ नहीं बन पाता है। चलिए, हमने यहाँ पे 3 पॉइंट ले लिया था, 0 2 3 4। अब हम सेकेंड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हमारा प्लॉटिंग पॉइंट क्या बनेगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हम देखें तो y इज इक्वल टू क्या है आपके पास, x प्लस 4। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम जो है y बराबर x प्लस 4 के लिए पॉइंट्स जो है प्लॉटिंग पॉइंट्स निकालेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर हमने 0 रखी तो y की वैल्यू क्या मिली, 4। x की वैल्यू हमने 3 रखी या 2 रखी, तो जो जो यहाँ रखा है वही रखे, तो ये मिलेगा 6। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 7। x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 8। अब हमको सबसे पहले क्या देखना होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। और बेटा आप वीडियो को जो है ना लास्ट तक देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, और इसके अलावा आपको जो है ये क्लियर हो जाएगा कि कहां पे क्या चीजें करनी है। ठीक है, आप वीडियो को अंत तक देखें, मेरा ये कहना है, मैं अपील करता हूं कि जो भी वीडियो उठाइए कम से कम उसको एक बार देखिए, पूरा देखिए, और पूरा देख करके ही उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो कीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास पॉइंट क्या क्या मिल गए, इस इक्वेशन के लिए हमको पॉइंट मिला 0 10,
2 8 3 7 और 4 6। ओके, यहां पे मिला 0 4 2 6 3 7 एंड 4 8। ठीक है, अब हमको क्या देखना है कि कोई भी कॉमन प्लॉटिंग पॉइंट है क्या, दोनों इक्वेशन के लिए कोई भी कॉमन प्लॉटिंग पॉइंट है क्या, कोई भी कॉमन प्लॉटिंग पॉइंट है क्या। तो यस सर, यहां पर कॉमन प्लॉटिंग पॉइंट मिल रहा है तो वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका क्या बनेगा, वही आपकी वैल्यू बनेगी। x की वैल्यू 3 बन जाएगी और y की वैल्यू 7 बन जाएगी। लेकिन आप ये डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा और उस पर ये पॉइंट प्लॉट करने होंगे और लाइन खींचनी होगी। और जब वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो आपका जिस नंबर पे इंटरसेक्ट करेगा वो यही नंबर होना चाहिए। और अगर ये दोनों नंबर है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो देखिए अभी हमने आपको प्लॉटिंग पॉइंट निकाल लिया था और प्लॉटिंग पॉइंट जो जो मिले थे वो सारे प्लॉटिंग पॉइंट आपके यहां पर हैं। ठीक है, तो हमारा प्लॉटिंग पॉइंट क्या क्या मिला था, हमने 0 लिया था पहले इक्वेशन के लिए। एक्चुअल में हमारा इक्वेशन था y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स और दूसरा इक्वेशन था y इज इक्वल टू क्या था, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। इस इक्वेशन के लिए हमने प्लॉटिंग पॉइंट निकाला था 0 10 2 8 3 7 और 4 6। ठीक है, और इस इक्वेशन के लिए हमने प्लॉटिंग पॉइंट निकाला था 0 4 2 6 3 7 और 4 और 10। ओके, चलिए तो हम यहां पे ध्यान देते हैं कि इसमें हमारा 7 8 जो भी गया है उसको हम आगे तक ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन के लिए चलते हैं y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। तो 0 10 है, यानी 0 10 कहीं ऊपर आएगा क्योंकि ये आपका 7 8 9 10 ऊपर जाएगा। ठीक है, ये मैंने ग्राफ बनाया है उस हिसाब से, या आप चाहें तो ग्राफ अभी एक बार और फिर से कर सकते हैं। इसको हम ये थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है, और हम फिर से यहां से खींच लेते हैं इसको। ठीक है, और यहां पे हो जाएगा 1 2, क्योंकि ये ग्राफ पेपर में बनाना है बेटा आपको, ऐसे मैं तो ऐसे बना रहा हूं, एक्चुअल में ग्राफ पेपर में बनेगा 5 6 7 8 9 एंड 10। इतना हो गया, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आप कहीं तक भी ले जा सकते हैं नंबर को, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो चलिए यहां पर हमने देखा कि पहला हमारा इक्वेशन है y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। तो इसके लिए 0 और 10, तो 0 और 10 आपका यहां पे आएगा। यहाँ पे ये जो है मैं मिटा दूं थोड़ा सा तो आपको क्लियर होगा। यहाँ पे आएगा 0 10। ओके, यहाँ पे आएगा 2 और 8। तो 2 और 8 मीन्स यानी ये 2 है और इसकी वैल्यू 8 यहाँ पे है, तो 2 और 8 यहाँ पे आएगा, 2 और 8। 3 और 7, 3 और 7 ये यहाँ पे आएगा, ये हो गया 3 और 7। फिर 4 और 6, 4 और 6 आपका यहाँ पे हो गया, यानी ये जो लाइन होगी कुछ ऐसे आएगी, ऐसे चलती चली जाएगी। ठीक है, अच्छा अब दूसरी लाइन की बात करें, दूसरे इक्वेशन से जो लाइन मिलेगी उसकी बात करें तो 0 4 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा 0 4। ओके जी, 0 4 हो गया। 2 और 6, 2 और 6 यहां पे आएगा। ठीक है, और 3 और 7 तो ये कॉमन पॉइंट है,
2 और 6, हाँ ये 3 और 7 कॉमन पॉइंट है। 4 और 10 आपका 4 और 10 आपका ऊपर यहां आ जाएगा। अब ये जो लाइन होगी कुछ ऐसे जाएगी, तो 4 और 10 ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको देखना ये है 4 और 10, सपोज थोड़ा और इधर ले लीजिए, 4 और 10 मान लीजिए इधर कहीं आ जाएगा, 4 के सामने यहां पे 4 और 10। ठीक है, तो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है बेटा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 3 और 7। एक्चुअली हम क्या बोलेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे कि जो दोनों लाइन सेगमेंट है उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो 3 और 7 है। तो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 7, यानी द नंबर ऑफ, तो आंसर विल बी, आंसर हमारा क्या मिलेगा? आंसर विल बी x is equal to 3 and y is equal to 7. It means that the number of boys x यानी 3 and the number of boys girls, the number of girls 7 ये आपका आंसर बनेगा। इट विल बी द आंसर। बिंगो हो गया आपका। ठीक है, ये आंसर आपका बूम हो गया, मिल गया, अब निकल करके सामने आ चुका है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो ग्राफ है बेटा, एक बार ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ को आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना होता है। यहां पे मैंने केवल आपको एक तरीका बताया है, अब उसमें आपको मेजरमेंट लेनी होगी तो मेजरमेंट भी आप ले सकते हो। जैसे 10 स्मॉल जो ब्लॉक्स है वो 100 के बराबर हो जाए, या ऐसा जब बड़ा वो आए मेजरमेंट तब आप ऐसा करें। इसमें तो बड़े लेने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो सीधे सीधे हो जाता। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके सामने आएगा, तब तक आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नाउ आपको ये देखना है कि उसी फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, यानी 5 पेंसिल है और 7 पेन है, इन दोनों को एक साथ खरीदा जाता है तो उसकी कॉस्ट कितनी होती है? ₹50 होती है। ठीक है, अब इसके बाद जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन को एक साथ खरीदा जाता है तो उसकी कॉस्ट होती है ₹46। तो आपको यह बताना है कि एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य क्या है बाय ग्राफिकल मेथड, न कि आपको किसी और मेथड का यूज करना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इक्वेशन फॉर्म करोगे। तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी x rupees and let the cost of one pen be y rupees। ओके, देन अगर एक पेंसिल की कीमत x रुपए है तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी? 5x, एंड एक पेन की कीमत y रुपीज है तो 7 पेन्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 7y। अब टोटल मिलाकर के कितना देना पड़ रहा है? ₹50। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गया। नाउ सेकंड कंडीशन क्या है कि इफ वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, तो 7 पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम जाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम जाते हैं तो हमको क्या मिलेगा ये कि 7x यानी 7 पेंसिल यानी 7 इंटू x प्लस 5 पेन्स यानी एक पेन की कीमत है y रुपीज, तो 5 पेन की कीमत हो जाएगी 5y और इज इक्वल टू कितना हो गया? 46। इक्वेशन सेकंड। ओके, दैट इज द
इक्वेशन फॉर बोथ कंडीशंस। ये जो इक्वेशन है दोनों कंडीशन के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो है, अब हम इसके लिए प्लॉटिंग पॉइंट निकालेंगे, और प्लॉटिंग पॉइंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। चलिए भाई, तो प्लॉटिंग पॉइंट के लिए हमारा क्या होगा? प्लॉटिंग पॉइंट के लिए सबसे पहले 5x + 7y बराबर 50। अब इसके लिए प्लॉटिंग पॉइंट बनाना है, तो इस क्वेश्चन इसको थोड़ा हम अलग कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 50y = 50 - 5x अपॉन कितना हो जाएगा? 7, है ना? 7 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। अब इसमें x की वैल्यू हम पुट करते हैं। ठीक है, तो x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो 7 से डिविजिबल बनाने के लिए नंबर आपको प्रोवाइड करा सके। ठीक है, अब ऐसा सोचो जरा सा कि क्या हो सकता है। ठीक है ना, तो सपोज हमने जो है पहले 10 ले लिया। ठीक है, x की वैल्यू 10 ले लिया, तो x की वैल्यू अगर हम 10 लेंगे, समझिए यहां पर कि अगर हमने x को 10 ले लिया तो y की वैल्यू क्या होगी? तो 5 10 या 50, तो y 0 हो जाएगा। x की वैल्यू हमने 10 ले ली तो y कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम x की वैल्यू अगर यहां पर अपने हिसाब से लेना है बेटा, आपको घबराना नहीं है। अगर हम कोई ऐसा नंबर लेते हैं जो 7 से डिविजिबल हमको बनाना है, तो 5 में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 50 में से माइनस करके ऐसा नंबर प्रोवाइड करे जो 7 से डिविजिबल हो। तो अगर हमने x बराबर 3 ले लिया, तो यहाँ पे 5 3 = 15, और 50 में से 15 माइनस होगा तो 35 आएगा, और 35 अपॉन ये 3 यहां पुट किया तो 35 अपॉन 7 कितना हो जाएगा? 5, यानी आपको ये 5 देगा। ठीक है ना? अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे 20 30 अगर हम यहाँ पे क्या पुट कर दें कि आपको जो है कुछ ऐसा नंबर मिले जो आपको, तो यहां पे अब हम पुट करेंगे -4 अगर लेते हैं x की वैल्यू, तो ये 70 बन जाएगा, और फिर ये आराम से कट जाएगा, कैंसल हो जाएगा। यानी हमने यहाँ x की वैल्यू -4 ले ली, तो -4 का मतलब क्या हुआ? 5 4 = 20, और माइनस माइनस प्लस, तो 50। यहां पे ध्यान दीजिए, ऐसे लिखिए कि y = 50 - 5 × -4 किया, और अपॉन 7। हम केवल और केवल इसलिए ये नंबर्स ले रहे हैं ताकि हमको ऐसा नंबर फाइंड आउट हो सके जो 7 से डिविजिबल हो, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि पॉइंट में नंबर आएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे y = क्या हो जाएगा? 50 + 5 4 = 20, माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस, और 7, तो ये 70/7 बनेगा, तो आपका 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 मिल जाएगा। ये 3 नंबर लेकर के चलते हैं, आगे कोई कॉमन नंबर अगर दूसरे के लिए मिल गया तो ठीक है। तो आई होप ये समझ गए होंगे, ये मैंने समझने के लिए बताया था। अब हम इसके लिए चलेंगे, 7x + 5y = 46। तो 7x + 5y = 46 के लिए प्लॉटिंग नंबर निकालेंगे। तो प्लॉटिंग नंबर कैसे होगा? तो 5y, यानी यहां सीधे सीधे मैं डायरेक्टली लिखता हूं, 7x इधर आएगा तो बनेगा 46 - 7x, और ये 5 नीचे आ जाएगा अपॉन 5, ये y की वैल्यू मिलेगी। अब इसमें आपको क्या करना है? इसके लिए आपको पॉइंट प्लॉट करना है। ठीक है, अब यहां पे ऐसा नंबर चूज कीजिए जो आपको ऐसा नंबर प्रोवाइड करे, x की वैल्यू ऐसा पुट कीजिए ताकि आपको क्या मिल जाए? आपको एक 5 से डिविजिबल नंबर मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहां पर x की वैल्यू लेंगे, 8 ले लेते हैं। 8 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 56, 7 8 = 56 में से 46 तो 20 मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पे x रखिए, यहां पे y। अगर x की वैल्यू हमने क्या रखी? x बराबर हमने 8 रखा, तो कितना हो जाएगा आपका? 46 - 7 × 8 यानी 56, और अपॉन 5, तो ये कितना हो जाएगा? -10/5,
तो 5 2 जा 10, यानी आपको क्या मिला यहाँ पे, आपको क्या मिला यहाँ पे, ये ध्यान दीजिए, आपको क्या मिला यहाँ पे, आपको यहाँ पे मिला -2। कब मिला, जब आपने x की वैल्यू क्या रखी है, 8 रखी है। फिर आपने इसमें 3 5 रखा है, तो 3 5 भी रख करके देख लीजिए। तो चलिए 3 5 रखते हैं। तो 3 5 जब रखेंगे तो क्या होगा, ये मिटा देता हूं ताकि आपको ये तो समझ में आ गया होगा। तो y = 46 - 7 × 3 करेंगे और अपॉन 5, तो कितना हो जाएगा 21 और 46, 46 - 21 कितना होगा, 25 होगा। तो यहाँ पे आपने अगर x की वैल्यू 3 रखी तो ये हो जाएगा 25/5, यानी आपको क्या मिल गया 5, यहाँ पे 3 5 मिल गया। ठीक है, एक और प्लॉटिंग पॉइंट मिल गया। अब अगला नेक्स्ट प्लॉटिंग पॉइंट क्या रखेंगे, नेक्स्ट प्लॉटिंग पॉइंट हमको अगर कुछ भी, अब हम ये देख लेते हैं कि हमको अगर कॉमन मिल गया है, बस हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, कॉमन यहाँ पे मिल गया तो कुछ भी अब ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी मान लें, 0 मान लेते हैं, x की वैल्यू 0 मानेंगे तो 0 हो जाएगा, और 5 9 जा 45 और 9.2 मिलेगा, उससे हमको कोई मतलब है नहीं। तो ये हमने नंबर, प्लॉटिंग नंबर, आप प्लॉटिंग जो नंबर है, कोऑर्डिनेट्स है, वो फाइंड आउट कर लिए हैं। तो पहले इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या क्या है, पहले इक्वेशन के लिए है 10 और 0, फिर है 3 5 और फिर है -4 और 10। दूसरे के लिए क्या है 8 - 2, 3 5 और 0 और 9.2। ये आपको 6 प्लॉटिंग पॉइंट मिले हैं दोनों इक्वेशंस के। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाएंगे और उसका कैसे ये 3 और 5 एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो देखेंगे। एक्चुअल में 3 और 5 ग्राफ पे ही मिलेंगे क्योंकि कॉमन पॉइंट मिल चुका है, यही कॉमन पॉइंट उनकी वैल्यू देगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए, अब हमारे पास जो प्लॉटिंग पॉइंट है वो क्या है 10 और 0। पहले इक्वेशन के लिए जो हमारा पहला इक्वेशन मिला था 10 और 0 आपको यहां पे मिलेगा। ठीक है, दूसरा है 3 और 5, यानी इस पर 3 है और इस पे 5 है, यानी 3 के सामने आप जाएंगे 5 के पास, ये 3 और 5 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास है -4 और 10। ठीक है, तो -4 और 10 यानी x की वैल्यू -4 है तो इधर तक आएगी, कहीं मान लीजिए 0 -1 -2 -3 और -4 और 10 यहां पर, ये आपको मिलेगा ऐसा। अब इसको मिलाते हुए जब हम लाइन खींचेंगे तो कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, ये आपका होगा। अब हम चलते इधर, तो पहला हमारा होगा 8 और -2। ठीक है, अब -2 आपका थोड़ा नीचे भी है, y की वैल्यू -2 है तो -1 -2, तो 8 और -2 आपका यहां पे आएगा, वो आएगा 8 और -2 यहां पे। 3 और 5 आपके पास है ही, और इसके बाद 0 और 9.2, तो 0 और 9.2 अप्रोक्सीमेटली ये आएगा। ठीक है, अब इसको मिलाते हुए लाइन खींचिए, यानी यहां से ऐसे आएगी लाइन, ऐसे जाएगी। ठीक है, तो ये जो आपका बन रहा है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वही आपका क्या दे रहा है, वैल्यू दे रहा है। हेंस द कॉस्ट ऑफ पेंसिल क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ पेंसिल आपको मिला कितना 3 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ पेन कितना मिला, कॉस्ट ऑफ पेन 5 रुपीज। ये आपका आंसर बनेगा, बिंगो हो गया। ठीक है, आई होप आपने ग्राफ समझ लिया होगा। आपको ग्राफ में ऐसे ही बनाना है और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल लाएगी नजर साथ चलने से।
ठीक है बच्चों, तो यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। अब हम चलते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए, और ध्यान से देखिएगा, ये चीज मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियो में, जा करके आप एक बार देख लीजिएगा। मैंने बताया था कि कैसे हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई को, और उसके बाद उससे हम पता लगा सकते हैं बिना सॉल्व किए कि वो इक्वेशन, जो लाइन ऑफ इक्वेशंस दिए गए हैं वो कैसे हैं, वो वेरिएबल, जो भी वेरिएबल को लेकर के इक्वेशन क्रिएट किए गए हैं वो इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे होंगे, उनका नेचर कैसे होगा, ये सारी चीजें हमको देखनी है। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले आप पहले इक्वेशन को देखिए, 5x minus 4y plus 8 is equal to 0 when we compare it with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 से। now तो a1 is equal to what? a1 is equal to 5, b1 is equal to minus 4 and c1 is equal to 8, a2 is equal to 7, b2 is equal to 6 and c2 is equal to minus 9. Firstly we compare a1 upon a2 and b1 upon b2। पहले हम क्या कंपेयर करेंगे? a1 upon a2 को कंपेयर करेंगे, फिर b1 upon b2 को कंपेयर करेंगे। आफ्टर दैट उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या वो दोनों इक्वल हो रहे हैं। अगर नहीं तो हमको तीसरे को देखने की जरूरत नहीं है। अगर वो दोनों इक्वल होते हैं तब हम तीसरे पे जाएंगे, और अगर वो दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो हमको तीसरा यानी c1 अपॉन c2 को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो a1 अपॉन a2 आपका क्या हुआ? 5 अपॉन 7 हो गया, एंड b1 अपॉन b2 क्या हो गया? माइनस 4 अपॉन 6 हो गया, जो कि माइनस 2 अपॉन 3 देता है। अब हम यहां देख सकते हैं क्या a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है क्या? बराबर है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 अपॉन 7 इज नॉट इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3। तो हमको क्या मिल रहा है? हमको ये मिल रहा है कि ये जो लाइन दी गई है ये दोनों के कोफिशिएंट जो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 के कंपेयर करने पे इक्वल नहीं है। सो दैट वी कैन से दैट दीज लाइन्स आर, कौन से लाइन्स होंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगे। ये दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो हम यहां लिखेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग है। और इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? दे हैव ओनली वन सॉल्यूशन। और क्या लिखेंगे? और हम ये लिखेंगे कि ये कंसिस्टेंट भी हैं, यानी ये जो है आपके कंसिस्टेंट भी हैं। ठीक है ना, कंसिस्टेंट भी हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट भी हो गए और इंटरसेक्टिंग भी हो गए और ओनली वन सॉल्यूशन गिविंग भी हो गए। ये आपका पहला हो गया। दूसरे में भी हम कंपेयर करके देखते हैं कि कहीं अगर हमारा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल हो गया तो c1 अपॉन c2 को भी देखना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। लेट्स सी, 9 अपॉन 18 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 12 अपॉन 24। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। हम इसमें भी a1 b1 c1 का कंपैरिजन a2 b2 c2 से करेंगे। तो चलिए ये हो जाएगा 1/2, इट्स विल बी 1/2 एंड इट्स ऑल्सो बी 1/2। यहाँ पे तीनों मिल रहा है 1/2 1/2 1/2। सो दैट जब तीनों इक्वल मिल रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? हम क्या बोल सकते हैं इसको कि ये जो है ना, ये तो आपका कोइंसिडेंट रे हो गया। कौन सा हो गया? कोइंसिडेंट हो गया। यानी ये क्या बना? कोइंसिडेंट। अच्छा, कोइंसिडेंट जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट हो गया। अच्छा, तीसरी चीज ये भी होती है कि जब कोई भी लाइन कोइंसिडेंट करती है, दो लाइन, तो उनके कितने सॉल्यूशन मिलते हैं? मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है ना,
कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है, मेनी सॉल्यूशंस, ये दे हैव मेनी सॉल्यूशंस, यानी आपका ये भी क्लियर हो गया। चलिए भाई, ये भी क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं क्या हमारा तीसरी जो इक्वेशन दी गई है वो क्या कहता है उसके बारे में। तो यहां भी हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे भाई। तो चलिए कंपेयर करते हैं। तो 6/2 -3/-1 और 10/9, तो ये हो गया 3, तो 3 के अपॉन 1 लिख सकते हैं, माइनस, तो 3/, यहां दो चीज इक्वल हो रही है और तीसरी जो है इक्वल नहीं हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? दो चीज इक्वल हो गई, ये और ये 3 तो ये इक्वल नहीं हो रहा है। तो जब दो इक्वल होता है, a1/e2 और b1/b2 इक्वल होता है, तो ये लाइन जो होती है पैरेलल कहलाती है। क्या कहलाती है? पैरेलल कहलाती है। पैरेलल के बाद जो भी पैरेलल होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है। क्यों इनकंसिस्टेंट होता है भाई? इसको तो मैंने पहले भी बताया है कि इनकंसिस्टेंट इसलिए होता है कि ये कहीं पर मिलेंगे ही नहीं। ये अगर लाइन भी बनेगी तो ऐसे बनेगी, अगर कहीं पे भी जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, एक साथ चलेंगे जरूर लेकिन मिलेंगे नहीं, इसलिए ये इनकंसिस्टेंट, यानी इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी दे हैव नो सॉल्यूशन, दे हैव नो सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आपका इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए। देखो बच्चों, अभी जो है आपके पास थर्ड क्वेश्चन में भी सेम वही करना है जो मैंने सेकंड क्वेश्चन में बताया था, और फोर्थ क्वेश्चन में भी आपका वही है, लेकिन कंपेयर करना मैं बता देता हूं और फिर उसको ग्राफ में कैसे करेंगे आप ये देख लीजिएगा। तो पहले इक्वेशन के लिए आपका आएगा, पहला जो क्वेश्चन है फोर्थ का, वो है कि x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो क्या ये कंसिस्टेंट होगा? अगर कंसिस्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन में बताना कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है क्या। अगर है कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन आपको ग्राफिकली बताना है। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, तो पहला क्वेश्चन है x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। तो क्या ये, तो यहाँ a1/a2 मिलेगा 1/2 और 5/10, तो ये भी 1/2, तीनों इक्वल है। तो तीनों इक्वल होने की कंडीशन में कंसिस्टेंट हो जाता है। उसके बाद तीनों इक्वल हो गया तो कंसिस्टेंट हो गया। उसके बाद कंसिस्टेंट में क्या होता है? मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो मेनी सॉल्यूशंस का मतलब ये, कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि कोइंसिडेंट रे अगर बनती है, कोइंसिडेंट रे है ये, कोइंसिडेंट रे। तो कोइंसिडेंट रे में जो आपका ग्राफ बनेगा वो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप करती रहती है। तो आप इसको जो है ना, मेनी सॉल्यूशन है, इसलिए आप यहाँ पे वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, वही वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू आएगी। जैसे मान लीजिए अगर x = 0 रखा तो y की वैल्यू 5 मिलेगी, तो ये जो होगा आपका 0.5 होगा, ठीक है, 1.4 होगा, ठीक है, और ये होगा 2 और 3 होगा, ठीक है ना, 2 और 3 होगा, 2 और 3, ठीक है, और 0 और 5 होगा, 5 यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये सारा पॉइंट। तो इसी पे दूसरी वाली लाइन भी आएगी, ठीक है, यानी कोइंसिडेंट रे ओवरलैप करके चलती है, ओवरलैप करके चलती है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ हम बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? x - y = 8, 3x - 3y = 16। तो क्या ये आपका कौन सा बनेगा? तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 1/3 -1/-3 और 8/16, तो यहाँ 1/3 और 1/3 तो मिल रहा है, बट 8/16 1/2 हो जा रहा है, जो कि इन दोनों के बराबर नहीं है। जब इन दोनों के बराबर ये नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये पैरेलल लाइन बनेगी और पैरेलल लाइन के पास कोई भी सॉल्यूशन
नहीं होता है। पैरेलल लाइन हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है, पैरेलल लाइन के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब आपने इसका ग्राफ ही नहीं बनाना, जिसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा यानी वो इनकंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ नहीं बनाना है, उसका ग्राफ आपको नहीं पता चलेगा, नहीं निकालना ही नहीं है उसका ग्राफ। फाइंड द सॉल्यूशन ऑन फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली बोला जा रहा है, तो ग्राफ उसका बनेगा नहीं, क्योंकि वो कहीं पर भी जाकर के मिलेंगे नहीं। ओके, तो चलिए ये आपका हो गया दूसरा। अब हम तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे में भी 1/2, 1 - 1/2, और ये, हाँ, इसमें हमको देखना पड़ेगा, ये आप देखेंगे और ये आपका होमवर्क होगा। इसको आपको करना है बच्चों, थोड़ा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको, थोड़ा सा आप इसको कर सकते हैं। इसमें मैंने जो भी चीजें हैं वो बता दी है। अब इसमें आपका 1/2, 1/2 और 2/5 ये भी पैरेलल हो जाएगा, सो दैट दे हैव नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि 2/4 करेंगे, -2/4 करेंगे, -2/-5 करेंगे, तो ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे, बट ये इक्वल नहीं होंगे, इसलिए यहां पर आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सो आपका क्वेश्चन 4 भी डन हो जाता है, ठीक है, क्वेश्चन 4 डन। इसको आप करेंगे। अगर नहीं समझ में आता है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए कि सर ये चीज आपने बताई थी, एक बार इसको फिर से आप क्लियर कर दीजिए, तो मैं फिर से उस पर एक वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो आज हमने 4 क्वेश्चन किए हैं अभी तक, एक क्वेश्चन और है, उस पर भी देख लेते हैं और फिर उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम आज होली के त्योहार पे आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बात करना चाहते हैं। तो पढ़ाई भी आवश्यक है, बहुत जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि आपके आजू बाजू, मतलब आपके चारों तरफ ऐसे एग्जाम्पल सेट हैं जो बिना पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे हैं और उन्होंने बहुत तरक्की की है, ठीक है। तरक्की को हम केवल पैसों से तौले तो, पैसों के मायने में देखे तो, ठीक है, लेकिन यहां पर यह समझना जरूरी है कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम 1-2 एग्जाम्पल्स अपने आसपास देख लेते हैं कि बिना पढ़ के, कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा सक्सेस दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स के क्यों नहीं जाते जो एग्जाम्पल्स ये बताते हैं कि बिना पढ़े लिखे लोग आज अब रगड़ रहे हैं, एरिया रगड़ रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उस पर भी बात करनी चाहिए। 1-2 एग्जाम्पल्स आप सेट कर लेते हैं, आपके माइंड में सेट हो जाते हैं कि ये बिना पढ़े लिखे, तो वो केवल और केवल आपको एक तरीके से नशा दिलाने की है कि आप इस नशे में डूबे रहें कि आप जो है पढ़ लिख करके क्या होगा, इस बात को सोचते रहें और इस पर हमेशा नेगेटिविटी की ओर बढ़ते रहें। लेकिन बच्चों, आपको डगमगाना नहीं है और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, फुल कॉन्फिडेंस रखना है। हाँ, कॉन्फिडेंस रखना, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, इतना जरूर कहूंगा, क्योंकि यहां पर बहुत पतली लाइन होती है, बारीक सी लाइन होती है, किसकी? कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में बहुत बारीक, बहुत पतली दीवार होती है। अगर आप ये बोलते हो कि इस चीज को मैं कर सकता हूं, है ना, इस चीज को मैं कर सकता हूं, ये आपका कॉन्फिडेंस है, लेकिन केवल मैं ही कर सकता हूं, ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है। सो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ऑलवेज बी इन योर कॉन्फिडेंस लेवल। अपने कॉन्फिडेंस लेवल में रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए
हम फिर से मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। फिर से हम आएंगे आपके पास इसके बाकी के क्वेश्चंस लेकर के और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।